Hello children, good morning all of you. Today in this video I will teach you chapter 5 of Hornbill, which is the alien planet, the green movements road. Alright, it is written by Nani Palkhiwala. Fine. In my previous video I completed up to page number 45. Okay, so today I will start it from page number 46. If you want I can start from the last paragraph of page number 45. ठीक है, तो देखिए यहाँ से शुरू करते हैं. देखिए लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 45. ठीक है, आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट. आप अपनी बुक खोल लीजिए और देखिए बुक में आर्टिकल 48A. You know very well that there are 395 articles in Indian Constitution, तो उनमें से एक है आपका आर्टिकल 48A. ठीक है, जेनुअनली तो 48 ही था, लेकिन उसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया तो 48A बन गया. तो आर्टिकल 48A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल एंडेवियर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. यानी हर स्टेट इंडिया का जो है क्या करेगा, एंडेवियर करेगा क्या करने के लिए, टू प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंप्रूव करने के लिए किसको, एनवायरमेंट को. ठीक है, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री. और कंट्री की जितनी फॉरेस्ट है, जितनी वाइल्ड लाइफ है, उसे सेफ करने के लिए क्या करेगा, एंडेवियर करेगा. एंडेवियर मीन्स होता है एफर्ट लगाना. क्या करना, एफर्ट लगाना. ठीक है, तो ये कौन प्रोवाइड करता है इस लॉ को, 48A यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48A इस बात को कहता है कि इंडिया का हर एक स्टेट जो है क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और इंप्रूव करने की कोशिश करेगा किसको, एनवायरनमेंट को. ठीक है, और क्या करेगा, और सेफ पहुंचाएगा किसको, फॉरेस्ट को और कंट्री की वाइल्ड लाइफ को. ठीक है, तो ये चीज दी गई है कहां पर आपके, ये आपके दी गई है आर्टिकल 48A के अंदर. लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए एक और प्रॉब्लम आती है यहां पर. देखिए, what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. यानी जिससे बहुत ज्यादा पेन होता है, पीड़ा होती है, वो ये चीज है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया. यानी ना तो लॉज का इंडिया में रिस्पेक्ट किया जाता है, ना ही उन्हें अच्छे से एनफोर्स किया जाता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट casteism, untouchability and bonded labor. See, casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished in India. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जातिवाद, छुआछूत और क्या नाम है, बंधुआ मजदूरी पूरी तरह से इंडिया में क्या हो गई है, बैन हो गई है. ठीक है, और अगर कोई भी व्यक्ति इन चीजों में लिप्त पाया जाता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगा. ठीक है, बट देखिए क्या होता है कि बट दे फ्लोरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन जो शेमलेसली ये फल फूल रही है इवन आफ्टर 44 years ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के 44 ईयर्स के ऑपरेशन के बावजूद भी क्या हो रही हैं, फल फूल रही हैं. देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो मोटी 1950 में, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था, कंप्लीट हो गया था 26 जनवरी 1950 को. तो 1950 से लेकर के 1994 तक कितने हो गए,
44 ईयर्स हो गए। तो नानी पालकी वाला तो उसके अकॉर्डिंग कह रहा है क्योंकि 1994 में उसने क्या की थी, ये आर्टिकल लिखी थी, दी एलियन प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोड, ठीक है। तो वो तो अपने हिसाब से कह रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि दे फ्लोरिश shamelessly even after 70 years of the operation of the constitution, तो भी ठीक है, क्योंकि you know that in remote part of India such things can be seen, though it is very little, ठीक है, बहुत कम है, ठीक है, यानी कि इतनी ज्यादा नहीं है जितने के बड़े लेवल पर पहले चला करती थी, बट आज भी जो है कास्टिज्म देखी जा सकती है इन बैकवर्ड एरियाज ऑफ द कंट्री, ठीक है। अनटचेबिलिटी भी देखी जा सकती है। बॉन्डेड लेबर का नहीं कह सकते। बॉन्डेड लेबर की अगर बात करें तो बॉन्डेड लेबर टर्म वो टर्म होता है, सपोज करो कि किसी के फादर ने किसी लैंडलॉर्ड से या किसी अमीर से क्या ले लिया, पैसा ले लिया, और उस पैसे को चुकाने के लिए उसने उसके नौकरी करी, पूरी जीवन भर नौकरी करी, जो क्या होगी, बंधुआ मजदूरी होगी, ठीक है। और वो अगर नहीं चुका पाया ना तो उसका बेटा भी उसके नौकरी करेगा, तो ये उसी के लिए टर्म दिया गया था बॉन्डेड लेबर। लेकिन जैसे ही इंडिया आजाद हुआ अंग्रेजों से, ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में ये चीज क्या कर दी गई, कंप्लीटली एबोलिश कर दी गई थी। ऑलराइट, आगे देखिए, A recent report of our Parliament's estimates committee has highlighted, यानी हमारी पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी के हाल ही की रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, यानी पिछले 4 दशकों में, हमने पिछले 4 डिकेड्स में हमने जो है बहुत ज्यादा क्या देखी गई है, यानी फेटल रिडक्शन देखा गया है, किसमें, इंडिया के फॉरेस्ट में। कब से, पिछले 4 डिकेड से। तो देखिए यहाँ पर ये कैटास्ट्रोफिक का मतलब होता है आपका फेटल, ठीक है, और क्या नाम है, जो डिप्लेशन है ना, उसका मतलब है आपका रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए मैं लिख के बता देता हूँ आपको, कैटास्ट्रोफिक मीन्स fatal and depletion means reduction, यानी पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यानी पार्लियामेंट एस्टीमेट कमेटी की एक रिपोर्ट है जो ये हाईलाइट करती है कि लास्ट 4 डिकेड्स में हमने जो है इंडिया के फॉरेस्ट में क्या देखी गई है, फेटल रिडक्शन देखा गया है। क्या देखा गया, फेटल रिडक्शन। इसको अगर हिंदी में समझेंगे तो समझेंगे यानी भयानक गिरावट देखी गई है, ठीक है, किसमें, इंडियन फॉरेस्ट में। ऑलराइट, इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. I told you in the previous video. India, according to reliable data, is losing its forest 3.7 million acre a year. 3.7 million acre a year, ठीक है। एकड़ कर लीजिए, ठीक है, यानी रिलायबल डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 3.7 मिलियन एकर्स एक साल में क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े बड़े एरियाज को ऑफिशियली हम किस नाम से जानते हैं, फॉरेस्ट लैंड के नाम से जानते हैं। आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वो ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, वर्चुअली ट्रीलेस हो चुके हैं, बिकॉज हमने क्या कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, उनको काट दिया है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times. देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. यानी गवर्नमेंट के आंकड़ों के, गवर्नमेंट ने जो आंकड़े दिए है ना, उस स्टेटिस्टिक्स से कहीं यानी 8 टाइम्स, यानी 8 गुना ज्यादा लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने क्या आंकड़े दिए थे, गवर्नमेंट ने ये दिए रिलायबल डेटा, तो ये कह रहा है 3.7 मिलियन एकड़ ये कह रहा है, लेकिन अगर देखा द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी, यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता कि लगभग गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए स्टेटिस्टिक्स से हम 8 टाइम्स ज्यादा फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी हमारे जो कंट्री में लॉस हुआ है फॉरेस्ट का, वो लगभग 8 गुना हुआ है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से ज्यादा, ठीक है।
गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the UN nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। देखिए मैं आपको बात बता दूं कि क्या हुआ था कि यूएन के द्वारा एक 3-year स्टडी कराई गई थी, ठीक है, फोटोग्राफी सर्वे कराया गया था 88 कंट्रीज का। क्या कराया गया था? 88 कंट्रीज का सैटेलाइट के थ्रू सर्वे कराया गया था। यूएन ने क्या किया? सर्वे किया, ठीक है। कितने कंट्री का? 88 कंट्रीज का। किसके थ्रू किया था? सैटेलाइट्स के थ्रू, ठीक है। यानी a 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी, सैटेलाइट्स और एरियल फोटोग्राफी के द्वारा सर्वे किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। उसमें वार्निंग दी गई थी कि environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। यानी जितने भी 88 कंट्री इन्वेस्टिगेट किए गए थे ना, उन 88 कंट्रीज में से बहुत सारे कंट्रीज में जो है कंडीशन कैसी निकली? बहुत ज्यादा क्रिटिकल निकली। किसकी कंडीशन क्रिटिकल निकली? एनवायरमेंट की, ठीक है। अब देखिए जो सही बात है एकदम से, देयर कैन बी नो डाउट, there can be no doubt that growing population is one of the strongest factor to deteriorate the future of mankind। देखिए, there can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। यानी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? बढ़ती हुई जनसंख्या का है। किसका है? बढ़ती हुई जनसंख्या का है। It took mankind more than a million years. It took mankind more than a million years to reach the first billion। देखिए मैं आपको डेटा बता देता हूँ यहाँ पर लिख के। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं जीरो से लेकर के, तो जीरो से लेकर के और 1800, ठीक है। नानी पालकी वाला इस बात को कह रहे हैं कि क्या नाम है, हमें 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने में, यानी हमारी जो 1800 के टाइम पर जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 बिलियन थी, ठीक है। और इस पॉपुलेशन तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा था? लगभग 1 मिलियन ईयर्स लगे थे। कितने लगे थे? 1 मिलियन ईयर्स लगे थे। बेटर होगा मैं इसको इधर लिख दूं। देखिए 1800 वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 मिलियन, ठीक है। और इस पॉपुलेशन तक पहुंचने में हमें टाइम कितना लगा था? लगभग 1 मिलियन का टाइम लगा था। 1 मिलियन का मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ 10 लाख भी कह सकता हूँ, ठीक है। समझ आ गया? यानी कि 1800 के टाइम पर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 1 बिलियन थी, ठीक है। इस 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए हमें कितना टाइम लगा था? ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स, यानी 10 लाख ईयर्स लगे थे। फाइन। अच्छा अब देखिए 1800 से हम कहाँ पहुंचे? 1900 पर पहुंचते, ठीक है। यानी 100 ईयर्स का गैप होगा। कितने का गैप हो गया? 100 ईयर्स का। ये जो 1 बिलियन थे, 1 बिलियन की पॉपुलेशन तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगा? 10 लाख ईयर्स लगे, ठीक है। अब देखिए 1900 तक, यानी कि 100 साल का गैप है केवल, ठीक है। और इन 100 साल के गैप में एक और बिलियन ऐड हो गया, यानी कि टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? अब यहां पर अगर टोटल पॉपुलेशन करेंगे तो 2 बिलियन हो गई। कितनी हो गई? 2 बिलियन हो गई, ठीक है। एक और एक, तो यानी ये तो इतनी थी, इतनी तो ऑलरेडी थी, अब इसमें इतने और ऐड हो गए, तो टोटल कितनी हो गई? 2 बिलियन हो गए, ठीक है। अब 2 बिलियन हो गए तो देखिए अब देखिए 20th सेंचुरी तक आते हैं। अब 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो इसमें 3.7 और ऐड हो गए। कितने हो गए? 3.7 बिलियन और ऐड हो गए। अब टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 1990s के टाइम की पॉपुलेशन है। टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी हो गई देखिए
2 and 3 5.7 बिलियन। ठीक है, तो ये रहा है। देखिए इसको कैसे समझिए आप, 1800 तक 1 बिलियन, 1900 में एक और बिलियन ऐड हुए, टोटल कितने हुए, टोटल हो गए 2 बिलियन हो गए 1900 तक। ठीक है, फिर इसमें जैसे 20th सेंचुरी में एंटर हुए, जैसे ही हम 20th सेंचुरी में एंटर हुए तो 3.7 बिलियन और क्या हो गए इसमें ऐड हो गए। ठीक है, तो ऐड हो गए, तब देख लीजिए अब कितनी हो गई, अब ये 5.7 बिलियन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर टू डिटेरियोरेट द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर को डिटेरियोरेट करने में बढ़ती हुई जनसंख्या का एक बहुत बड़ा रोल है। ऑलराइट, ये जो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है ना 5.7, ये कब तक की है, 1990s के टाइम की है। ठीक है, जब आर्टिकल लिखा गया तब की बात है, तो और बढ़ गई है। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन। देखिए एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 1 मिलियन, यानी कितने लोग ऐड हो जाते हैं, हर चौथे दिन वर्ल्ड पॉपुलेशन में 1 मिलियन लोग ऐड हो जाते हैं, यानी कि 10 लाख लोग ऐड हो जाते हैं। अंडरस्टूड? Fertility falls as incomes rise. Fertility falls as incomes rise. Education spreads, health improves, thus development is the best contraceptive. इस स्टेटमेंट को समझिए, अक्सर यहां से क्वेश्चन आता है। देखिए fertility falls as incomes rise. Education spreads, health improves, thus development is the best contraceptive. स्टेटमेंट को समझिए, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम्स राइज, एजुकेशन स्प्रेड्स, हेल्थ इंप्रूव्स, thus डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आपके दिमाग में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, एंड दैट इज द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, क्रॉपलैंड। क्या आ रहा होगा आपके में, क्रॉपलैंड वाली फर्टिलिटी आ रही होगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि क्रॉपलैंड वाली फर्टिलिटी की बात नहीं चल रही है। ठीक है, ये फर्टिलिटी चल रही है पॉपुलेशन की, किसकी, पॉपुलेशन की। तो देखिए फर्टिलिटी यानी कि जनसंख्या में क्या आ जाए, फॉल आ जाए, यानी कि क्या आ जाए, गिरावट आ जाए। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि एक पॉपुलेशन डिक्रीजेस, एक पॉपुलेशन डिक्रीजेस, इनकम राइज। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो इनकम क्या होगी, राइज होगी। एजुकेशन क्या होगी, स्प्रेड होगी, यानी लोग एजुकेशन अच्छी दिलवा पाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, पैसा होगा, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, हेल्थ इंप्रूव्स, अच्छी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होंगी। ठीक है, हेल्थ सेंटर होंगे। दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी चारों तरफ क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा और लोग क्या कर लेंगे, पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर लेंगे। तो इसीलिए कहा है कि डेवलपमेंट अगर होगा तो जो है डेवलपमेंट एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव है। कॉन्ट्रासेप्टिव मींस एन एजेंट दैट कंट्रोल्स द बर्थ, यानी एक वो एजेंट होता है जो बर्थ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑलराइट, अच्छा आप इस चीज को ऐसे समझिए, सपोज दैट देयर आर 100 इंजीनियर्स इन द मार्केट।
आज अगर आप बात करते हैं कोविड-19 के टाइम पर, तो 100 इंजीनियर्स या 200 इंजीनियर्स से बहुत सारे इंजीनियर्स क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। ठीक है, वैकेंसी निकली 25 और वो 200 के 200 क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो क्या उनकी सैलरी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? ऑब्वियसली डिक्रीज होगी, क्योंकि मार्केट में नीड तो कितने की है, 25 इंजीनियर्स की है और 200 इंजीनियर्स लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सैलरी घट जाएगी। लेकिन अगर मार्केट में 100 इंजीनियर्स की जरूरत है, अगर मार्केट में 100 इंजीनियर्स की जरूरत है और अवेलेबल है केवल 25, तो क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। तो ये देखिए फर्टिलिटी फॉल्स, यानी पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन डिक्रीजेज इनकम राइज। और जब इनकम बढ़ेगी तो लोग अपने बच्चों को क्या दिलवा पाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। ठीक है, अच्छी एजुकेशन देंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज कैसी होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, दस डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, इसीलिए हम कह सकते हैं दैट डेवलपमेंट इज द बेस्ट एजेंट टू कंट्रोल द बर्थ, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। तो समझ गए, इसका ये मतलब है। कहीं आप वो वाली मत कर देना कि फर्टिलिटी वो लैंड ये प्रोडक्शन नहीं होता और क्या नाम है हाई एंडिंग सीड्स और फलाने। ठीक है, ऐसे नहीं बेटा, ये वो चीज नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट देखिए, बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, लेकिन डेवलपमेंट अपने आप में खुद भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर्स कंटिन्यूज। देखिए, अगर जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ती चलेगी, इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली द डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल, यानी डेवलपमेंट भी अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा अगर जो है जनसंख्या की वृद्धि इसी तरीके से होती रही तो। The rich get richer, the rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor। देखिए, अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं and the poor beget children, और गरीब लोग क्या कर रहे हैं, poor beget children to produce children, यानी the poor are producing children which condemns them to remain poor, यानी जिसकी वजह से वो हमेशा क्या रह जाते हैं, गरीब रह जाते हैं। यानी अमीर लोग तो अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लोग क्या कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन। वो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या नाम है, ज्यादा काम वाले लोग होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ही वो लोग हमेशा किसमें पड़े रहते हैं, गरीबी में पड़े रहते हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, मियरली मोर पीपल विदाउट वर्क, मात्र ज्यादा लोग बिना काम वाले। ठीक है, आपने देखा होगा कि चलो दो फैमिलीज की बात कर लेते हैं, एक फैमिली में केवल एक ही बच्चा है, ठीक है, और एक फैमिली में 4 बच्चे हैं। अब वो 4 बच्चे वो सरकारी स्कूल में जाएंगे या फिर क्या नाम है, सरकारी स्कूल मत कहो, वो जो है हो सकता है स्कूल ही नहीं जाएंगे, वो जो है स्कूल ही नहीं जा पाएंगे। और जब वो स्कूल नहीं जा पाएंगे तो उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाएगी अच्छी। और जो एक बच्चा था वो अच्छे स्कूल में, पब्लिक स्कूल में गया, उसने अच्छी एजुकेशन ली, एक बढ़िया बेहतरीन इंजीनियर बना, तो उसकी सैलरी जो है 2 लाख पर मंथ हो गई। ठीक है, और वो जो 10-10 हज़ार की या 20-20 हज़ार की कहीं लेबर कर रहे हैं, तो बताइए वो अकेला जो 4 से क्या निकल गया, आगे निकल गया। तो इसीलिए रिच गेट रिचर एंड पुअर वी गेट चिल्ड्रन which condemns them to remain poor। ठीक है, more children does not mean more workers। ठीक है, merely more people without work, मात्र जो है बहुत ज्यादा लोगों का क्या हो जाना, बिना काम वाले लोगों का बढ़ जाना होता है। ठीक है, it is not suggested that human beings be treated like cattle। ऐसा कहीं भी सजेशन नहीं दिया गया है कि ह्यूमन बीइंग के साथ में कैटल जैसा व्यवहार किया जाए। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग के साथ में जो क्या किया जाए, कैटल जैसा व्यवहार किया जाए। ठीक है, एंड कंपल्सरली स्टेरलाइज्ड, और कंपल्सरी उसे क्या कर दिया जाए, स्टेरलाइज कर दिया जाए। देखिए स्टेरलाइज का मीनिंग देखिए, लेट मी चेक द मार्कर बट इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली।
It is not suggested that human being be treated like cattle and compulsorily sterilized. स्टेरलाइज की स्पेलिंग ठीक करो, STERILIZE। स्टेरलाइज का मतलब होता है मेल इनफर्टाइल। क्या कर देना, किसी को इनफर्टाइल कर देना, या फिर ये कह सकते हैं कि इफेमिनेट कर देना। क्या कर देना, इफेमिनेट कर देना। और हिंदी में देखा जाए तो इसका मतलब होता है नसबंदी कर देना। क्या कर देना, नसबंदी कर देना। यानी तो ऐसा कहीं भी सजेशन नहीं दिया गया है कि जो ह्यूमन बीइंग के साथ में जो जानवरों जैसा, पशुओं जैसा व्यवहार किया जाए और कंपल्सरी उसे क्या कर दिया जाए, स्टेरलाइज कर दिया जाए, यानी कंपल्सरी उसे क्या कर दिया, इनफर्टाइल कर दिया जाए। ऐसा कहीं भी कोई सजेशन नहीं दिया गया है। But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion। लेकिन बिना कोअर्शन के एलिमेंट के कोई ऐसा दिख भी नहीं रहा, यानी बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग, लेकिन वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग का कोई अल्टरनेटिव भी दिखाई नहीं दे रहा है विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्शन, यानी बिना कंपल्सन के स्वेच्छा से फैमिली प्लानिंग का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि इंडिया के लोग थोड़े से ये कह सकते हैं कि कम बुद्धि वाले हैं और सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो कुछ ना कुछ कोर्सन करना ही पड़ेगा। द चॉइस इज रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड परपेचुएशन ऑफ पॉवर्टी, यानी अब हमारे पास क्या है, चॉइस है, या तो हम लोग जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लें या फिर क्या रहे, नेवर एंडिंग पॉवर्टी में जीते रहे हैं। सी द चॉइस इज बिटवीन either control the population or to live in never ending poverty। perpetual state का मतलब होता है never ending, ठीक है, perpetuation PERPETUATION, ठीक है, perpetuation कह लो या perpetuation कह लो, एक ही बात है। The population of India is estimated to be 920 million, यानी उस टाइम की है 1994 के टाइम की है। Population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America। यानी उस टाइम पर भी जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना, वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की दोनों की पॉपुलेशन से कैसी थी, ज्यादा थी। यानी कि दो कंट्री की पॉपुलेशन से भी ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी, इंडिया की थी 1994 के टाइम में। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, यानी इंडिया में कंडीशन से कोई भी फेमिलियर नहीं है। इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स अनलेस द पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिवन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। इफ द पॉपुलेशन कंट्रोल, देखिए इसको समझिए, इफ द पॉपुलेशन कंट्रोल इज नॉट गिवन द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इन देयर हंग्री हटमेंट्स। ये मतलब है इसका, यानी अगर जनसंख्या नियंत्रण को जो है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, लोगों की जो उम्मीदें हैं, वो उनकी भूखी झोपड़पट्टियों में क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, दम तोड़ देंगी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न, पहली बार हमने जो मानवीय इतिहास में क्या देखी है, ट्रांसेंडिंग कंसर्न देखा। ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल लेवल, यानी बहुत ज्यादा निम्न स्तर का। ट्रांसेंडिंग TRANSCE, इसमें सी और लगा लेगी। ट्रांसेंडिंग कंसर्न तो पता ही है, वो चिंता होती है, इसका मतलब होता है गोइंग बियॉन्ड द यूजुअल लेवल। ठीक है, यानी पहली बार जो है ह्यूमन हिस्ट्री में वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल, द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द
प्लैनेट। यानी अब हमें ये भी समझ आ गया है कि केवल लोगों का सर्वाइवल ही कंपलसरी नहीं है, जबकि प्लैनेट का सर्वाइवल भी कैसा है, कंपलसरी है। वी हैव बेगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। हमने अपने एग्जिस्टेंस का वेरी बेसिस या ये कह सकते हैं होलिस्टिक व्यू लेना शुरू कर दिया है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आर डिमाइस। एनवायरमेंटल की समस्याओं का ये मतलब नहीं है कि हमारी मौत के बारे में है, ना, इसका मतलब होता है डेथ। ठीक है, does not necessarily mean our demise, but देखिए, it is our passport for the future, it is our passport for the future। देखिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यू कैन ट्रेवल इन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में ट्रेवल कर सकते हैं। इन द सेम वे इफ द प्लैनेट इज हेल्दी, इफ द प्लैनेट इज सेफ, वी कैन मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। हम बहुत सारे प्रोग्रेस कर सकते हैं, हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब प्लैनेट ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस कहाँ से हो पाएगी, इसीलिए कह रहे हैं। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो इमर्जिंग वर्ल्ड विजन है ना, हैज असर्ड इनटू द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आज का जो इमर्जिंग वर्ल्ड है ना, इसने जिम्मेदारी उठाना शुरू कर दिया है। हैज असर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में एंटर हो चुका है। यानी अब लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करना शुरू कर दिया है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू, और ये एक होलिस्टिक व्यू है, यानी सर्वांगीण विचारधारा है। एन इकोलॉजिकल व्यू, एक पारिस्थितिकी व्यू है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर देन डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। यानी इस वर्ल्ड को हमें कैसे देखना, एक इंटीग्रेटेड होल के रूप में देखना, ना कि हमें इसको एक पार्ट्स के रूप में देखना है। यानी कि अगर हमें एनवायरनमेंट को बचाना है देन वी हैव टू वर्क इंटीग्रेटेडली। ठीक है, तो हमें जो है एक होल के रूप में, यानी एक होकर के, एक यूनिटी के रूप में काम करना होगा, रादर देन सीइंग द वर्ल्ड इन डिसएसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इस नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में, इस नए रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरा में इंडस्ट्री हैज अ क्रूशियल रोल। इंडस्ट्री भी एक अच्छा, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर पीपल, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर पीपल या इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ व्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, who 5 years ago declared himself to be the CEO of the company। तो इस बात को समझिए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से समझिए। देखिए, नरेटर क्या कह रहा है, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टिव। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बताइए, चेंज। ठीक है, इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ व्यू पॉइंट। तो पहले व्यू पॉइंट को समझिए। एक्चुअली व्यू पॉइंट इज अ गन पाउडर कंपनी। क्या है व्यू पॉइंट? ये गन पाउडर कंपनी है। ठीक है, अच्छा, इसके चेयरमैन है कौन है, नाम क्या है, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। कौन है, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। ठीक है, हु 5 years ago declared himself, यानी ये इसके क्या है, चेयरमैन, किसके, व्यू पॉइंट पे। ठीक है, इन्होंने 5 years ago 1994 के टाइम से 5 years ago इन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, चीफ एनवायरमेंटलिस्ट ऑफिसर ऑफ द कंपनी। यानी व्यू पॉइंट के चीफ एनवायरमेंटलिस्ट ऑफिसर बन गए कौन, मिस्टर एडगर एस वुलार्ड। ठीक है, अभी ये बात यही खत्म नहीं हुई, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ
ड्यू पॉइंट मिस्टर एडगर एस वुलार्ड who 5 years ago declared himself to be the chief environmentalist officer of the company. ठीक है, he said our continued existence as a leading manufacturer, यानी मिस्टर एडगर एस वुलार्ड ने कहा था कि हमारे कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट, उनको इस चीज की जरूरत है दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हमें कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, इसमें एक्सीलेंट होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, राइट। अच्छा, ये तो इनकी बात हो गई। और देखिए मार्गरेट थैचर, मार्गरेट थैचर देखिए, मार्गरेट थैचर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, ठीक है, या ये कह सकते हैं इंग्लैंड, आप यूके से नहीं समझ पाओगे, ठीक, इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी ये, MARGARET स्पेलिंग, ठीक है, THATCHE, हाँ ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, यानी अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के अपने टेन्योर के दौरान इन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया था, और वो स्टेटमेंट इतना इफेक्टिव रहा था कि आज तक इंग्लिश लैंग्वेज में जितने भी वर्ड कॉइन किए ना, जितने भी स्टेटमेंट कॉइन हुए हैं, वो इतने इफेक्टिव नहीं हुए जितना इफेक्टिव जो मार्गरेट थैचर ने दिया था। ठीक है, क्या स्टेटमेंट दिया था देखिए, पूरा सुन लीजिए स्टेटमेंट को फिर से। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage, यानी किसी का भी स्टेटमेंट इतना जो इफेक्टिवली नहीं हुआ है कि किसी ने भी इतना इफेक्टिव टर्म जो कॉइन नहीं किया इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर या इंग्लिश यूसेज के अंदर, एज हर फेलिसिटस वर्ड्स। फेलिसिटस का मतलब समझिए, देखिए फेलिसिटस का मतलब होता है वेल सूटेड, क्या मतलब होता है, वेल सूटेड, ठीक है, यानी इतना वेल सूटेड स्टेटमेंट मार्गरेट थैचर ने दिया था, उतना जो वेल सूटेड स्टेटमेंट आज तक जो है इंग्लिश लैंग्वेज के यूसेज में किसी ने भी नहीं दिया। अब आप ये भी समझिए मार्गरेट थैचर कौन थी, मार्गरेट थैचर वो था प्राइम मिनिस्टर, कौन थी वो, प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, ये शायद इंग्लैंड की थी, मैं श्योर नहीं हूं बट शायद तक इंग्लैंड की थी। अच्छा, क्या था स्टेटमेंट वो देख लीजिए, अब मेन चीज पे जाइए, स्टेटमेंट क्या है। द स्टेटमेंट वॉज नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, क्या था स्टेटमेंट, no generation has a free hold on this earth, all we have is a life all we have a life tenancy with a full repairing lease, ठीक है, देखिए all we have a life tenancy TENANCY, टेनेंसी का मतलब है किराएदारी, with a full repairing lease, देखिए ये स्टेटमेंट किया था मार्गरेट थैचर ने। नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेंसी, यानी किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पर जो है फादरली राइट नहीं है, ठीक है, फ्री होल्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी कह लो सीधे शब्दों में, या फिर ये कह लो कि फादरली राइट, ठीक है, राइट नहीं है। ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेंसी, जो कुछ हमारे पास है वो एक जीवन की किराएदारी है, टेनेंसी का मतलब किराएदारी बता ही दिया मैंने, ठीक है, विद द फुल रिपेयरिंग लीज, यानी वो भी किसके साथ में, पूरी रिपेयरिंग की लीज के साथ में, ये स्टेटमेंट दिया था मार्गरेट थैचर ने। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेसर आर ब्राउन, ये वही लेसर आर ब्राउन है हु रोट द बुक
द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, ठीक है, इसमें इन्होंने जो है अर्थ के 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे? फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड एंड ग्रासलैंड बताए थे, ठीक है। तो ये वही है। अब उनका स्टेटमेंट क्या है वो भी देख लीजिए। ये इस बात को कह रहे हैं कि देखिए, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, मिस्टर लेसर ब्राउन। तो देखिए, वी हैव नॉट inherited this land from our forefathers, ये लैंड की जगह अर्थ कर लीजिए, ठीक है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस earth from our forefathers, we have borrowed it from our children, ठीक है। देखिए कितना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स, यानी ये जो अर्थ है ना, हमें हमारे फोरफादर से विरासत में नहीं मिली है कोई, ठीक है, हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसको हमने अपने बच्चों से उधार लिया है। अब जब किसी चीज को आपने उधार लिया है तो उसको उसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है? वापस भी देना होता है, हैंडओवर भी करना होता है। तो लेसर आर्नोल्ड यही कहना चाहते हैं कि जिस कंडीशन में आपको ये अर्थ मिली थी, ठीक है, जितनी हेल्दी कंडीशन में आपको ये लैंड या अर्थ मिली थी, उतनी ही अच्छी कंडीशन में आपको इसे हैंडओवर करना है, किसको? अपने बच्चों को। तो इसका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हमें जो है ब्लेटेंट यूज नहीं करना है रिसोर्सेज का, हमें रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज करना है, ठीक है। सो चिल्ड्रन, इट्स इनफ फॉर द डे, ठीक है। योर चैप्टर इज ओवर, ठीक है। आई थिंक अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगे कि ये सर डाउट है तो आप मुझे बता देना, आई विल क्लियर इट। ऑलराइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।